अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। हमारा एक बहुत बड़ा मसला आपका मेरा बिजली के भारी बिल, बिजली की मद में इसके ख़र्चे जो हमें उठाने पड़ रहे हैं और जो वो बोझ हम पे डाल रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि इस भारी बिजली के बिलों की एक बड़ी वजह जो कि IPPs को पैसे देने होते थे हमें, वो 5 मुआहदे जो कि IPP से किए गए थे वो कबल अज़ वक्त अब ख़त्म किए जा रहे हैं। ये 5 मुआहदे ख़त्म करने से बताया गया कि 60 बिलियन का सारिफीन को फ़ायदा होगा और अगर कौमी ख़जाने पर कुल देखें तो 411 बिलियन का बोझ कम होगा। ये ज़रा आसान अल्फाज में अपने तज्ज़ियाकारों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसके क्या फ़वाइद होंगे आपको, हमें और हुकूमत हमें किस तरह से कंपनसेट करती है अब आगे जाकर इस सिलसिले में। अवैस लगारी साहब जो वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है अगले 8 से 10 माह के अंदर कोशिश करेंगे कि बिजली को मज़ीद सस्ता किया जाए। फिगर भी उन्होंने दे दिया, कहा कोशिश करेंगे कि 10 रुपये तक बिजली को लाया जाए। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब या हकीकत भी हो सकती है, ये भी सामने सवाल रखेंगे। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी कि पाकिस्तान के माशी अशारिये तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इनके चलते जो सियासी अशारिये हैं वो बड़े उतार चढ़ाव और उनमें बड़ी गर्मी सर्दी आती रहती है। हम देखते हैं ज़रा से माहौल ठंडा होता है, चीज़ें बेहतर होती हैं तो अगले ही लम्हे कोई बयान आ जाता है या कोई ऐसी बात होती है कि फिर से जज्बात भड़क उठते हैं, सियासत जो है वो और गर्मा गर्म हो जाती है। ये जो सियासी इस्तेहकाम है, क्या ये भी मुमकिन हो पाएगा जब मईशत बेहतर हो रही है? दोनों का आपस में बड़ा गहरा लिंक है। हम हमेशा ये कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और यकीनन ये हकीकत भी है, लेकिन क्या ये जो माशी इस्तेहकाम की अब झलकियाँ हमें मिल रही हैं, क्या इस झलक का रिफ्लेक्शन हमें सियासी इस्तेहकाम की सूरत में भी नज़र आ सकता है? ये ज़रा पूछते अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम सियासी गुफ्तगू पे बढ़ें, शहजाद ज़रा हमें बड़े आसान अल्फाज में समझाइएगा, ये जो आज 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है, इससे मोटा मोटा तो हमें बता दिया गया क्या फ़ायदा होगा, लेकिन क्या ये वाकई अवाम तक भी पहुंचेगा? क्या हमें बिजली के बिल्स में कुछ रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया अलीना। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मामला है और ख़ासतौर पे जिस तरीके से इन पावर प्लांट्स की फिजिबिलिटी बनती है, फिर जो टैरिफ निकलता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन एक बात जो आज वज़ीर आज़म ने कही कि बाहमी रजामंदी से, यानी कि बड़ा खुश असलूबी से हो गया, ये मामला इतना सादा भी नहीं है। इसमें बहुत रिजेंटमेंट आ रही थी IPPs की तरफ से और हुकूमत ने, इदारों ने टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, फिर उन्होंने जो है ये ब्रेक थ्रू करवाया। और मेरे ख्याल से ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कैरेट तो है नहीं, इसमें IPPs का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो बेसिकली उनके ऊपर जो है उनको बताया गया है कि उन्होंने माजी से लेकर अब तक कितने मुनाफे कमाए हैं और आगे सूरत हाल इस तरीके से नहीं रह सकती। तो ऑब्वियसली जो IPPs है उनका अगर नुकसान है, फाइनेंशियली नुकसान है, तो उन्होंने खुशअस्लूबी से तो नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है कि अब दोनों जो IPPs है और हुकूमत एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसका जो इमीडिएट फायदा है ना वो क्या है, वो है 65 पैसे का, यानी कि इस वक्त जो एक एवरेज टैरिफ है ना वो 34 से 35 रुपए का है। एक आम आदमी जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता होगा उसको वो टैरिफ पड़ता है बिजली का 17-18 रुपए फी यूनिट। आप जैसे महमल जैसे जो अमीर तबकात हैं उनके लिए वो यूनिट पड़ता है तकरीबन 50-55 रुपए यूनिट का। ठीक है, तो इस पे जो इम्पैक्ट है टोटल एवरेज टैरिफ पे वो सिर्फ 65 पैसे का आएगा फिलहाल। लेकिन अगर इन 5 IPPs के साथ जो मुआहदा है वो तो ये ना कि टर्मिनेट कर दिए इनके प्लांट, इनको कोई अदायगी नहीं करनी होगी। अब आगे प्लान ये है कि 2002 के और जो मंसूबे हैं, 2002 पॉलिसी के जो और मंसूबे हैं और जो इसके आगे के मंसूबे हैं, 17-18 वो प्लांट्स हैं। अच्छा। उसको वो कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे टेक एंड पेपर। अब ये जो नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब कोई पावर प्लांट लगता है तो उसमें कैपेसिटी पेमेंट होती है और हमारे मुआहदे हुकूमत के इन पावर प्लांट से ये थे कि आपसे बिजली खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपको एक अदायगी की जाएगी जिससे आप अपना लोन भी पे कर सकते हैं और आपका जो इक्विटी यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम टेक और पे पे नहीं करेंगे, टेक एंड पे पे करेंगे, यानी कि जिस बिजली घर से जितनी बिजली हम लेंगे उसके उतने पैसे दे देंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे। हाँ, उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, कोई फिक्स पेमेंट आपकी नहीं होगी। तो उससे भी आगे जाके वो जो कम होगा, अगर वो भी हो जाता है और बाकी पावर प्लांट से नेगोशिएशंस हो जाती हैं चाइनीज के साथ, जो हम कह रहे हैं कि रीप्रोफाइल करेंगे कि अगर आपका कर्ज 15 साल में देना है या 20 साल में देना है तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे 5 साल के लिए। ये सब कुछ हो जाता है तो जैसे आज अवैस लगारी साहब ने कहा कि 10 रुपए का इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा।
सो दिस इज येट टू बी सीन। अभी तो जैसे मैंने कहा इम्पैक्ट फिलहाल एक आम आदमी के लिए 65 पैसे का है, जो कि नेग्लिजिबल है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए सारी सूरत हाल में हमें ये भी देखना होगा कि जो IPPs हैं जो 94 के हैं, जो 2002 की पॉलिसी में लगे, बेशक उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे 20-20 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया है। लेकिन क्या ये उनकी गलती है पैसा कमाया है? ऐसा नहीं है। अगर तो देखिए कोई उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, जैसे कि कुछ हुकूमती हल्के कहते हैं कि कुछ ने पावर प्लांट्स लगाए तो उन्होंने अपनी जो इनिशियल कॉस्ट थी उसको ओवर स्टेट करके दिखाया, अगर ऐसा है तो फिर रेगुलेटर को चाहिए था एक्शन ले। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो हीट ऑडिट में चोरी करते हैं, यानी कि तेल कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन दिखाते ज्यादा है, तो वो ज्यादा टैरिफ हासिल कर लेते हैं नेपरा से, अगर ऐसा है तो फिर आप रेगुलेटर को चाहिए एक्शन ले। लेकिन फिलहाल अगर कोई लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है और हुकूमतों के मुआहदे के तहत कर रहा है तो उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने इतना मुनाफा कमाया है। हमें असल में नजरसानी करने की जरूरत है और अकाउंटेबल उन लोगों को ठहराना है जिन्होंने मुख्तलिफ एराज में ये मुआहदे किए जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का इशू इतना बड़ा बना है। यानी कि इस वक्त तो लीना ये मामला है कि अगर 35 रुपए का एवरेज टैरिफ है तो 20 रुपए उसमें तकरीबन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में जाता है। और मैं तो पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं कि ये मामला बहुत संगीन होगा। उस वक्त बहुत सारे लोग खासतौर पर नून लीग के, ये मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, सबसे हमारा आर्ग्यूमेंट होता था, वो कहते थे कि नहीं देखिए ये मैनेज हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा था और आज सबको इस बात का इदराक हो रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी, ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी क्या क्या है वो भी देख लीजिए। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन और उनका जो उनकी इनएफिशिएंसीज है उसको दूर करने की बात एक अरसे से हो रही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर से तो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो अपने करने वाले काम है वो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस है उसको आप कब ठीक करेंगे? जो लॉसेस वहां पे होते हैं उसके दावे तो किए जाते हैं लेकिन वो होते नहीं है। इसी तरह डिस्कोस की रिकवरी का मसला है, पेस्को हो गया और 3-4 ऐसे आपके जो डिस्कोस है वो बहुत ज्यादा लॉस में है इस वक्त, वहां से रिकवरीज नहीं होती। तो हुकूमत जो अपने एंड ऑफ द डील की जो डील है वो तो कंप्लीट करे ना, उसके बगैर मुझे कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। अगर ये होलिस्टिकली सब कुछ हो जाता है, IPP से भी आप नेगोशिएट करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसीज दूर करें और ट्रांसमिशन का प्रोसेस आपका दुरुस्त करें, तो फिर आवाम को एक बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सॉरी मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, एक अलार्मिंग चीज भी बता दूं जो आज अवैस लगारी साहब ने की, लेकिन उस दिन जो हमने पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन की थी उसमें उन्होंने कहा था कि शहजाद मजीद 17,000 मेगावाट के इस वक्त मंसूबे पाइपलाइन में हैं, जिसमें हाइडल भी है, बादशाह डैम वगैरह भी हैं। यानी जब 17,000 मेगावाट जब मजीद लगेगा तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट कहां जाएगी? अगर वो कैपेसिटी पेमेंट आज 2,000 अरब रुपए है तो वो तो फिर 3 या 3,000 अरब रुपए से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए जिस किसी ने ये मुआहदे किए हैं कि आपको डॉलर बेस 18-20% रिटर्न भी मिलेगा, आपको टेक और पे पे आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी, उनको अकाउंटेबल ठहराना होगा। गलती अगर हुई तो आपके एंड पे हुई है। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद, तो फिर आज अवैस लगारी साहब कैसे दावा कर रहे हैं कि 8 से 10 महीने में बिजली हम इतनी कम कर देंगे? उन्होंने तो 10 रुपए का फिगर दे दिया। मैंने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा कर देता हूं कि अभी जो किया है 5 जो IPP से मुआहदा हुआ है उस पर तो 65 पैसे का इंपैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि जो अगली पावर प्लांट्स हैं अगर उनसे टेक और पे की जगह टेक एंड पे पे चले जाते हैं, चाइनीज जो पावर प्लांट्स हैं उनसे डेट रीप्रोफाइल हो जाता है, अगर ये सब हो जाता है तो फिर 8 से 10 रुपए का इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये 8 से 10 माह के अंदर हो सकता है? देखें, अब ये पहला स्टेप तो ले लिया है, अब इसी को बेस बनाते हुए जो 2002 या 2006 के पॉलिसीज के जो IPPs थे उनसे भी बातचीत होगी, उनसे भी नेगोशिएशंस होंगी। आप होपफुल हैं कि वो नेगोशिएशंस फ्रूटफुल हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा जो इस्तेलाह इस्तेमाल किए बाहमी रजामंदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके तहत तो फिर आप कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके सियासी पहलू पे आते हैं। ये जो माशी इस्तेहकाम है इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। कल परसों मुज़म्मिल असलम साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही, लेकिन अब तो आलमी इदारे भी कह रहे हैं इशारे बड़े अच्छे जा रहे हैं, आपने भी बताया। क्या आपको लगता है ट्रांसलेट हो सकते हैं सियासी इस्तेहकाम में? आप चाहेंगी पहले मैं इसका जवाब दूं या किसी और से आप राउंड करना चाहेंगी? क्योंकि मैं फिर इस पे तफसील से चले, ये बेहतर हो जाएगा। भट्टी साहब आप कहिएगा। पहली बात तो ये मैडम शेख कि आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के ये IPPs हैं, एक सरकारी IPPs, एक CPEC IPPs और एक प्राइवेट IPPs जिनको निजी IPPs कहते हैं। और इनकी कोई पेमेंट का अगर हम एक शेड्यूल सा बनाएं तो वो कोई इस तरह होगा आसान लफ्ज़ों में कि 1000 अरब जो हैं वो सरकारी IPPs को जाते हैं, 700 अरब CPEC IPPs को जाते हैं और 300 अरब
प्राइवेट IPPs को जाते हैं। इस तरह पेमेंट होती है ये, अगर हम इसको अदाद शुमार में करें तो इतना उनको मिलता है कैटेगरीज में करें। और तीसरी बात ये है कि इमरान खान दौर में निजी बिजली घर डाकों की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कुछ मुआहदे इमरान हुकूमत ने रिविज़िट भी किए थे और कुछ IPPs की जो अदायगी थी वो रुपयों में की थी और डॉलर रेट भी फिक्स किया था, लेकिन ये बहुत थोड़ा था। अब जो हुकूमत है, अच्छी बात है, अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है और देर आयत दुरुस्त आयत, मगर इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये जो दावे कर रहे हैं ये सच पे मबनी नहीं है। ये जो आगे की सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं ये भी सच पे मबनी नहीं है। पहली बात तो ये कि अच्छा होता हुकूमत मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोल के जो खांचे हैं उस पर पाबंदी लगाती। अच्छा होता हुकूमत बिजली चोरी जो है उसके हवाले से भी कुछ करती, लाइन लॉसेस के हवाले से कुछ करती, और सरकारी IPPs की तो कम अज़ कम कैपेसिटी चार्जेस को नीचे लाती, और जो 14 टैक्स बिजली के बिलों पर हैं उनको जो फजूल लगाए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करने के लिए उनमें कमी करती। अब मगर मुझे मैडम शेख वो लोग चाहिए जिन्होंने ये शर्मनाक मुआहदे किए हैं। अब हमारे यहाँ एक अंदाज़ा है कि गर्मियों में 25 से 29 हज़ार मेगावाट की खपत होती है और गर्मियों में 13 से मैक्सिमम 18, सर्दियों में 13 से मैक्सिमम 18,000 अरब। अब मुझे बताएं कि बिजली मुआहदे क्या हुए हैं? बिजली पूरे यानी पूरे मुल्क में बिजली खपत से ज़्यादा बिजली के हमने मुआहदे कर लिए, 42 हज़ार मेगावाट के हमने मुआहदे कर लिए। ये डिमांड एंड सप्लाई भी जिसको नहीं पता था उस मुजरम को सामने लाया जाए। दूसरी बात यह है कि किसी बिजली घर से हम बिजली पूरी ना खरीदें लेकिन पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उस मुजरम को सामने लाया जाए। कोई निजी बिजली घर पूरी बिजली ना दे, हमें प्रोड्यूस ना करे, फिर भी पैसे पूरे लेगा, उस मुजरम को सामने लाया जाए। बिजली घर बंद हो, कैपेसिटी चार्जेस मिलेंगे, वो मुआहदा करने वाले मुजरम को सामने लाया जाए। फिर जितनी बिजली हमने मुआहदे किए, इतनी बिजली तो हमारा जो बिजली का तरसीली निज़ाम है ये बिजली पहुंचा ही नहीं सकता, उसको सामने लाया जाए जिसको ये भी नहीं पता। अच्छा, फिर और पेमेंट है डॉलरों में, उसको सामने लाया जाए जिसने डॉलरों में पेमेंट की और डॉलरों में भी फिक्स कर दी, और उस वक्त के डॉलर और आज के डॉलर रेट में देख लें। फिर है मैडम शेख के ईंधन में घपले डाके सामने आए, बिजली घरों की लागत में घपले सामने आए, बिजली घरों के मुनाफे में घपले सामने आए। ये शर्मनाक मुआहदे किसने किए? परवेज़ मुशर्रफ का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक बंदे को निजी बिजली घर वाले ने या एक IPPs वाले ने राब्ता किया और कहा कि 1 सेंट बढ़ा दें, 1 अरब आपको देंगे। तो इतना इसमें प्रॉफिट होता है, इतने हैं। तो किसने ये शर्मनाक मुआहदे किए, किसने किसको नवाजा, किसने किकबैक्स ली और कमीशन लिए, और 40 खानदान कौन है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा? और आखिरी बात मैडम शेख कि ये हमारे मुल्क जहाँ मंशूरों का कब्रिस्तान है वहाँ मुआहदों का कब्रिस्तान है। रेकोडेक मुआहदा हो, हमें कोई पता नहीं उसका एंड क्या, शुरू क्या। सेंडिक मुआहदा हो, साफ पानी का मंसूबा हो, आशियाना हाउसिंग मंसूबा हो, कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम हो, पीली टैक्सी हो, सस्ती रोटी हो, आटा गंदम स्कैंडल खू खाते चला गया, अद्वियात स्कैंडल खू खाते चला गया, शुगर डाके। और आखिर पे शहबाज शरीफ साहब से मैंने ये पूछना है कि आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि साहिवाल में कोयले के मंसूबे लगाएं इतनी जरखेज जमीन पर, और अब उनका क्या हाल है? कभी ये पता किया शहबाज शरीफ साहब ने कि उनका क्या हाल हो गया है, कितना कोयला दरामद होता है, कितनी वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं और क्या रोला होता है? और लिहाजा ये जो इतना पक्का मुंह करके ये बता रहे थे, ये मुझे बताएं कि क्या इनकी पहली हुकूमतों की, अपनी हुकूमतों की, जब ये पंजाब में थे या पहली दफ़ा इनके भाईजान वज़ीर आज़म थे, 3 दफ़ा वो बने, पीपल्स पार्टी वाले बने, इमरान खान साहब के दौर में हुए, मुशर्रफ दौर में हुए, तो कम अज़ कम उन मुजरमों को तो सामने लाया जाए, उनका पता तो चलाया जाए कि कौन है वो आला पाकिस्तानी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। महमल, कौन है वो लोग जिनकी वजह से ये हुआ, और क्या समझती हैं? ये अकाउंटेबिलिटी की बातें तो हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन होती क्यों नहीं? अब जब हम ये मान भी गए हैं कि मुआहदे गलत हुए, रिवर्स भी हो रहे हैं, तो फिर पूरी तरह से पीछा किया जाए उन लोगों का?
देखिए लीना, यहाँ पर जिस तरह आपने भी कहा कि हम सुनते बहुत है कि अकाउंटेबिलिटी होगी लेकिन होती नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि चले अगर कोई गलती हुई या कोई इस तरह की चीज़ें जिनको रीनिगोशिएट करके कोई आवाम की भलाई हो सकती है तो वो ज़रूर करनी चाहिए। अब आप देखें ना कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसी के तहत ये जो 5 IPPs के माहदे जो ख़त्म हुए और जो हुकूमत कह रही है कि वो मज़ीद के साथ भी जो है वो निगोशिएशन जारी करे ताकि टेक और पे की बजाय टेक एंड पे की बुनियाद पर माहदे हों, तो और इससे कैपेसिटी पेमेंट की का बोझ जो है वो कम हो। तो अगर ये हुआ तो हुकूमत वाकई एक रूम मिलेगा कि बिजली की प्राइसेस जो है वो कम की जा सके। अभी तो जिस तरह शहजाद ने भी एक्सप्लेन किया कि अभी तो एक मिनिमल सी चीज़ है, लेकिन सीपेक के तहत जो IPPs लगे हुए हैं अगर उनके कर्जे की भी रीप्रोफाइलिंग हो सके तो हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एक अच्छा और बड़ा रिलीफ जो है वो दे सके आवाम को। और देखिए ना, ये बात सही है क्योंकि अभी जैसे आपने वर्ल्ड बैंक की भी बात की, बात सही है कि पाकिस्तान एक मुआशी क्राइसिस से निकल आया है काफ़ी हद तक। इन्फ्लेशन जो है वो 7% से नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज जो है वो बढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया है, IMF से भी जो मुआहदा हो गया और जो किस्त वगैरह आ गई, तो रिजर्व्स जो है हमारे वो बढ़ गए हैं। तो मगर अभी भी अलीना देखें इस्तेहकाम आया है लेकिन हम तरक्की की तरफ नहीं गए, यानी स्टेबिलिटी है, ग्रोथ की तरफ नहीं गए। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये बात सही है कि वो अलबत्ता काफ़ी हद तक कम हुई है, ख़त्म हुई है। और जो आप ये सियासत के साथ कि क्या माशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो जाएगा, देखें वैसे तो आपको पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ ये आता है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट है कि ये सब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है ना, ये वजह है कि जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल केओस है या ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या ये सियासी बहरान है। उसमें देखें, उसमें एक वजह तो बिल्कुल ये है कि जिस तरीके से हुकूमत और रियासत ने PTI के साथ जिस तरह वो डील कर रहे हैं, क्रैक डाउन हो रहा है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, एक तरफ तो हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज की कि जिसकी वजह से ये एक सियासी जो है बहरान है, लेकिन दूसरी तरफ PTI को ये डर है कि अगर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो फिर जो है ना, जो रूम होगा ना फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो कम हो जाएगा। तो वो भी नहीं चाहते कि जो है मुआशी स्टेबिलिटी के तहत जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए ताकि ये हुकूमत फिर इसी तरह चलती रहे, फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलते रहे। तो उनकी भी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हुकूमत को के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए रियासत के ऊपर कि हुकूमत चली जाए। तो वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आ गई तो आप चंद माह के अंदर उसके रिजल्ट भी देखने शुरू, कुछ तो बिल्कुल सामने आ गए लेकिन फिर आप बाद में जो रिजल्ट है ना कुछ वो प्रॉपर आपको नजर भी आ जाएंगे चंद माह के अंदर। उससे जो है PTI डरती। मज़हर अब्बास साहब, देखिए जो प्रॉब्लम है ना वो माशी इस्तेहकाम की, हमारे सारे दोस्तों ने भी गुफ्तगू की, वो बहुत हद तक लिंक्ड होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर से। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो आपको एक अनसर्टेन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो बहुत कॉशियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट इतने दिन है, इतने दिन नहीं है, कब चली जाएगी। हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट थोड़ी सी चलना शुरू होती है एकदम इंस्टेबिलिटी आती है और वो सारी की सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। बिल्कुल IPPs के बारे में अभी शहजाद ने भी और भट्टी साहब ने भी जो बात की, ये पता तो होना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें गलत थी तो क्यों थी, किसने की, और वो कौन लोग थे, कौन सी हुकूमतें थीं और वो किस हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के। लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से तो मुझे तो इस चीज़ का इम्कान बहुत ही कम लगता है कि बिजली की कीमतें नीचे आएंगी। हमने माजी में भी देखा है चीज़ों को इसी तरीके से, आज तक तो हमने चीज़ों को नीचे आते नहीं देखा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर अच्छे इकनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो फिर आप ये गलत सियासी फ़ैसले क्यों कर रहे हैं। अगर आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, तो ये गैर ज़रूरी तौर पे किसी जमात पर पाबंदी लगा देना, किसी उस पर, आज देखें ना कि कितना अच्छा व्यू एक नज़र आया कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, यानी एक KP वज़ीर आला KP भी बैठे हुए हैं, उनके राइट साइड पे गवर्नर बैठे हैं, लेफ़्ट साइड पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं। कल तक यही दस्ते गिरबां थे एक दूसरे, आज सबके सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस उसी तरह करना चाहिए जैसे आपने आज जिरगा बुला के किया। इसी तरीके से चीज़ों को जब आप बेहतर करेंगे तो इन्वेस्टर आएगा। जब आप किसी की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करेंगे
तो सिचुएशन बेहतर होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माशी सूरत हाल का ताल्लुक़ अमन व अमान और सियासी इस्तेकाम से है। अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती रहती है, इसी तरह के वाक़यात, टेररिज्म के वाक़यात होते रहते हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होंगी। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहेगी। एक बड़ी दिलचस्प राय दी आपने भी और महमल ने भी। इसका जो सियासी एंगल है उसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। मुल्क के माशी अशारिये मुसलसल बेहतरी की तरफ हैं, इसी के ऊपर हम ज़रा सियासी एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। शहजाद साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और महमल ने एक राय दी, इसका इजहार बहुत सी हुकूमती शख्सियात भी कर चुकी हैं कि स्पेसिफिकली इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है या जाता है जिससे हुकूमत बहुत देर तक टिक ना पाए, या माशी इस्तेहकाम अगर बहुत ज़्यादा अचीव हो जाता है तो फिर इससे अपोजिशन की जमात खासकर PTI को ख़तरा हो जाता है क्योंकि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ख़तरे में पड़ जाता है। ये कितनी सही अप्रोच या आपको लगता है इसमें वज़न है राय में? देखिए, ये अगर कोई पार्टी एहतजाज करना चाहती है और तहरीक इंसाफ इस वक्त अगर ये कह रही है कि हमारा मैंडेट छीना गया और इलेक्शन होने चाहिए दोबारा या मैंडेट हमें वापस करना चाहिए, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहाँ पे हुकूमत कमज़ोर है, और अगर मईशत कमज़ोर होगी तो उसका बेनिफिट वो ज़रूर उठाएंगे। जहाँ पे वो हुकूमत को अंडर प्रेशर करेंगे वो ज़रूर उठाएंगे। और तहरीक इंसाफ की सियासत अगर आप देखें पिछले इतने अरसे से, तो अफरा तफरी, कियोस, वो इसी किस्म की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अगर सियासत का, मैं भी यही सोच रहा था, अगर पोस्ट मुशर्रफ एरा भी देख लें तो चाहे मईशत नीचे गई है या मईशत में कुछ हद तक बेहतरी आई है, एक पॉलिटिकल कियोस तो रहा है। 2018 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आते साथ जजेस की बहाली का मामला, गवर्नर राज लग गया, अगले साल मेमो गेट आ गया, फिर OBL का वाकया हो गया, फिर जो है वो पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो अमेरिका पे जो सलाला वाकया था शायद, वो हो गया। नून लीग की हुकूमत आई तो पहले साल में तहरीक इंसाफ का धरना शुरू हो गया, फिर पनामा आ गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पहले साल में मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत गिराने के लिए आ गए। 2020 में जो है वो PDM बन गई, हर महीने जलसा, हर हफ्ते जलसा, महंगाई मुकाम मार्च फलाना। तो ये कियोस तो रहा है और ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस वक्त एक जो इम्पोर्टेंट सबक हमें सीखना चाहिए इस हुकूमत को, कि अगर वो वाकई तवज्जो देना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक एफर्ट्स पे, तो अपना फोकस फिर वहां पे रखें। तहरीक इंसाफ ने आते साथ यही कि आप पकड़ो फलाना करो, ये अगर चलता रहेगा तो फिर आप ऑपोजिशन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी चुप करके बैठे रहेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। आपने कैसे डील करना है? अगर एक रावलपिंडी का एहतजाज है, एक लाहौर का एहतजाज है, आपने क्या 3 दिन तक कंटेनर लगा के पूरे शहरों को बंद रखना है? ये फैसला आपने करना है। क्या अगर एक तरफ आप वैसे ही PTI से इस वक्त आपका मामला है, तो उस वक्त आपने PTM को बैन करके एक अलग महाज जरूर खोलना है। महारंग बलोच अगर बाहर जा रही हैं तो आपने उनके ऊपर बैन लगा के एक और स्टोरी जरूर क्रिएट करनी है, वहां पे कियोस आपने जरूर क्रिएट करना है। ये मैनेजमेंट जो है हुकूमत को करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो जजेस वाला मामला है, अगर आप हुकूमत इस एक में अगर मुकम्मल कर दूं, अगर हुकूमत इस नहज पे चल पड़े कि नहीं कोई भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमने नहीं मानना है और हमने जोर जबरदस्ती करके आईनी तरमीम करनी है, जहां पे फिर लॉयर्स कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और हम जो है जुडिशल मूवमेंट निकालेंगे, तो ये फैसले हुकूमत के हैं। अब फोकस वो या तो इन सियासी इंजीनियरिंग पे कर लें या वो मईशत पे कर लें। तो इसमें जहां जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ जैसी जमातों की बनती है जो हमेशा आके सड़कों पे एहतजाज करते हैं, लेकिन हुकूमत की भी है कि वो क्या मामलात को ठीक तरीके से चलने देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन भट्टी साहब, हुकूमत को मुसलसल ये शिकवा है और इसका इजहार भी वो रिसेंटली बड़ी खुलकर करने शुरू हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो कि अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गैर आईनी तौर पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका अब क्या किया जाए? मैडम शेख, 2 तरह की होती है, एक होती है दायमी कब्ज और एक होती है दायमी बदगुमानी। ये दोनों नहीं जाती जितना भी इलाज करवा लें। अब मुझे बताएं कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, कि पंजाब में हुकूमत मरीम नवाज साहबा की है, बलूचिस्तान में हुकूमत और सिंध में हुकूमत PTI की नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर कोई सहूलतकारी होती तो इमरान खान बाहर आ जाते, सहूलतकारी होती तो ये दहशत गर्दी के लातादाद मुकदमे न बनते, सहूलतकारी होती रिकॉर्ड
मुकदमे ना बनते, जाली और मन घड़त, सहूलतकारी होती, मखसूस नशिस्तें मिल जाती, सहूलतकारी होती, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनका जायज़ हो जाता, सहूलतकारी होती तो वो छुपते फिरते ना यानी ज़ेरे ज़मीन ना चले जाते, सहूलतकारी होती तो उनको सुख का सांस आता, सहूलतकारी होती तो केपी हाउस ना सील होता, पुलिस वहाँ जाकर पुलिस गर्दी ना करती, सहूलतकारी होती तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन की तरह आलिया मीन गंडापुर को केपी से ना जाना पड़ता अपनी असेंबली में। तो ये मुझे फजूल झूठ, और यानी झूठ भी इतना कि जिस पे यानी झूठ बोलते हुए इनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये नहीं, वैसे सर सहूलतकारी थी तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और आयरन मैन की तरह वो पहुंच गए ना। वो जो आपने हमें रास्ते बताए थे, जंगलों को पार करते हुए, पहाड़ों से लड़ते हुए, मौसमों की फिक्र ना करते हुए खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। वजारत दाखिला के रास्ते अलीना, और वजारत दाखिला के रास्ते यूं करते पहुंच गए थे। मैडम शेख, अब ये जो ना हम आपको पता, अगर इसको थोड़ा सा सीरियस करें तो मैं बिल्कुल सीरियस सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर। झूठी कहानी है, झूठी कहानी है। लेकिन ये झूठ क्या पहला अली अमीन गंडापुर ने बोला है? 76 साल से हमें झूठ बोले सर। अगर ये झूठी कहानी है तो फिर सच्ची कहानी क्या है? कहाँ थे वजीर आला? सुन, मैं आपको नहीं मैं अब फातिमा जनाज साहबा हार गई थी अयूब खान से, सच्ची कहानी है, काबिल यकीन है। फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही थी मरियम, ये बता देना, ये बता दें इलाज के लिए बाहर गए हैं, सच्ची कहानी है। ये इलेक्शन ठीक, यानी जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे वैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ सेटिंग करके आए हैं वापस। जी मेरा छोड़ें, चलो मेरे तो 50 दलाइल हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें कर रही है। सर क्या सेटिंग हुई है वैसे? आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या मिल सकता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मिलना मिलाना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिले। तो क्या वापस लेके आए फिर अली अमीन गंडापुर साहब, अगर सेटिंग हुई है तो? एक अपना जो ऊपर उन्होंने मफरल डाला हुआ था, अच्छा। और एक शलवार कमीज जिसमें ना मोबाइल था ना पर्स था। इसके अलावा तो मुझे लगता है केपी हाउस सील करवा के चले गए, आज खुला है बड़ी मुश्किल से। तो फिर सर ये क्यों सब कह रहे हैं कि भाई उनकी बड़ी बात हो गई, बड़ी सेटिंग हो गई, बड़ी ये, फिर तो ये कुछ समझ नहीं आ रही ना। नहीं मैडम शेख एक होती है सेटिंग के अली अमीन गंडापुर, अगर फर्ज करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब वैसे नहीं गए जैसे वो बता रहे हैं, और वैसे चले गए जैसे आप मुझसे उगलवाना चाहती हैं, तो अगर फर्ज करते हैं ये हो जाता है। लेकिन इसका फर्क इसका कोई पड़ेगा इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है अभी भी जीरो टॉलरेंस है, सख्त हो गया है काम मजीद, और मुझे नहीं लगता कि कुछ अगले आने वाले दिनों में ऐसा हो। हाँ, मजहर अब्बास साहब की इस बात को मैं वापस टॉपिक पे आते हुए जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि आज जो केपी में मंजर नजर आया, अच्छा लगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मुल्क के से रिलेटेड होती हैं, मुल्क के होती हैं, उन पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, बाकी हम सारा करते रहें। सर मैं ये बड़ी अच्छी बात है, मैं जरा इसके ऊपर भी वापस आती हूँ, लेकिन मैं पहले महमल से पूछना चाहती हूँ। नहीं, अब मैं जरा सियासी अगर 2 जुमले। जी सर, ये सियासी था, मुआशी इस्तेकाम से सियासी था आएगा जी 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 मुआशी इस्तेकाम से सियासी इस्तेकाम मुझे नहीं लगता कि आएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो अब ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, ये अब जाती अदम इस्तेकाम हो गया है। चंद जातों की झूठी अनाएं और जिद्दें हो गई हैं, और जब तक आप 9 मई का फैसला नहीं करेंगे, इलेक्शन डाके का फैसला नहीं करेंगे, मुकदमों का फैसला नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलनी है या नहीं मिलनी उसका फैसला नहीं करेंगे, ये जाती अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इसके ऊपर हम आते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन महमल, क्या ये सिर्फ हुकूमत का फजूल का खौफ है? कोई इसमें सब्सटेंस नहीं है? ये सहूलतकारी, ये जो बातें हैं जो बार बार हुकूमत दोहरा रही है और इसके लिए काउंटर मूव्स कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए? देखिए लीना, कहीं ना कहीं से कुछ तो चीज़ें जो हैं वो बहुत रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात स्पेकुलेशन के ऊपर है। इसका जो एविडेंस है ये तो हुकूमत को देना चाहिए। उनको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदलिया से सहूलतकारी तो उनको उनकी जजमेंट्स के अंदर नजर आई है। उनको ये लगता है कि हमें यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं मिलता जो या मिलेगा जो पीटीआई को मिला है। तो खैर उसकी काफ़ी कई वजह। क्या खाली सियासी इस्तेहकाम अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इस वक्त तो आपका मेरा सबका सबसे बड़ा मसला यही है ना कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, हमारे देखें खर्चे कहां पर पहुंच गए हैं दूसरी तरफ, और इसमें अगर एक रे ऑफ शाइनिंग होप हमें मिली है इस हुकूमत की सूरत में, तो क्या ये खाली काफ़ी नहीं है इस हुकूमत को तकवीयत देने के लिए, या फिर इसको ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में डालने के लिए?
देखिए लीना, जो मैंने आपको पहले बात की ना कि देखिए तरक्की की तरफ नहीं अभी हम गए, यानी ग्रोथ की तरफ नहीं, एक स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेकाम है, लेकिन असल जो आपकी चीज होती है जिससे आपके बेहतरी आती है वो तो ये कि आप तरक्की की तरफ, आप ग्रोथ की तरफ जाए। चीज ये लीना, देखिए आपने देखा होगा कि ये जो PDM-1 की गवर्नमेंट थी उसके अंदर क्योंकि मईशत की जो मिसमैनेजमेंट हुई, जो IMF प्रोग्राम के साथ जिस तरीके से डार साहब के आने से हुआ, जो चीजें हुई हमारे सामने, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स में नजर आया। क्योंकि जिस तरह नून लीग के ऊपर था कि जी ये डिलीवर कर सकते हैं, ये इस तरह इकोनॉमी मैनेज कर लेते हैं अगर मिसमैनेजमेंट, तो वो वाली चीज। और जब PTI की हुकूमत थी तो आपको पता है कि वो गवर्नेंस और इकोनॉमी की वजह से वो जो है अनपॉपुलर हो गए थे। वो बाद में जो पॉपुलैरिटी हुई उसमें एक तो वो जो बयानिया बनाया गया था जो कि आपको मालूम है कि सच बातों पर मबनी नहीं था, और उसके किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उसके थ्रू हुआ, और फिर उसके बाद इनकी PDM-1 की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी उसकी भी वजह। अभी भी जो हुकूमत ये समझती है कि अगर हम इकोनॉमिकली परफॉर्म कर ले और अभी स्टेबिलिटी की तरफ आए, कल को हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, चंद माह के अंदर कुछ चीजें ट्रांसलेट होंगी कि जब यानी कि अगर फर्ज करें बिजली के बिल कम होते हैं, आपकी बाकी सारी ओवरऑल जो है चीजें, फूड इन्फ्लेशन, बाकी चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो उससे फिर क्या होगा कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि जो PTI का इस वक्त प्रेशर है वो कम होगा। क्योंकि PTI का प्रेशर इस वजह से भी है कि एक तो जो इलेक्शंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन दूसरे के लोग इस वक्त माशी तौर पर मुश्किलात में, आपको पता है कि आम इंसान के लिए किस तरीके से बिल्स देना, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, बाकी चीजें किस तरीके से अफोर्डेबिलिटी उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से उनको लगता है कि जब एक दफा ये वाली स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमिक, तो उससे ये होगा कि PTI जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर में डाले वो फिर प्रेशर नहीं होगा। आपके ख्याल में अभी तक जहां हम पहुंचे PTI को भी इसके अंदर जो अलीना, अभी तो हम थोड़े बेहतरी की तरफ जरूर आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी जो मजीद बेहतरी है उसके लिए तो टाइम, ये ऐसे ओवरनाइट तो नहीं हो जाता, जाहिर बात है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि यूं किया और सब कुछ जो है वो ओवरनाइट ठीक हो जाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को यह है कि अगर वो अब कुछ माह और कुछ देर और लगेगी, और फिर जब आएगा तो फिर जब PTI इवन अगर प्रोटेस्ट भी करती है वो चीज, तो हुकूमत उसका प्रेशर ले लेगी। हुकूमत को फिर कोई उस तरीके से कोई ये नहीं, खतरा नहीं होगा कि कहीं जाने का या ये कोई केओस का या एनार्की का और इस ये वाली। अच्छा, अब ये जो हुकूमत आईनी अमेंडमेंट करना चाहती है, ये एक बहुत बड़ी हिच दरमियान में, और दूसरा क्या ये जो अब सेंटिमेंट की हम बात कर रहे हैं हुकूमत से मुतल्लिक, वो इस तरक्की के बाद चेंज होगा आवाम का हुकूमत से मुतल्लिक? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ये जो मुल्क में माशी बेहतरी आई है उसकी हम बात कर रहे हैं, और मज़हर साहब क्या आपको लगता है जहाँ तक हुकूमत अभी लेकर आई है, मईशत जहाँ पर थी वहाँ से, क्या आवाम का सेंटिमेंट हुकूमत से मुतल्लिक चेंज हुआ है? क्या आवाम की राय में अब कुछ एतमाद बहाल हुआ है इस हुकूमत का? देखिए, वो तो क्राइटेरिया आपको इलेक्शन में ही नज़र आ सकता है ना। आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करा दें, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन? क्या रुकावट है? अक्टूबर में होने थे ना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, क्यों नहीं कराती पंजाब में हुकूमत? टेस्ट हो जाएगा, उनके इकनॉमिक इंडिकेटर्स का पता चल जाएगा, उनकी माशी तौर पे लोग हैं ना ड्यू, आपने गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ा दिया है, बाकी उन चीज़ों में, तो उसका क्राइटेरियन तो इलेक्शन ही होता है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे आम तौर पे मिलिट्री गवर्नमेंट्स जब आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। उन गवर्नमेंट को क्यों नहीं लोग पसंद करते? क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं होती। आप बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं लेकिन आपके पास आइनी जवाज़ नहीं होता। इसलिए कोई भी मिलिट्री गवर्नमेंट्स पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं बनती, इसीलिए उनकी अपोजिशन होती है। तो यहाँ भी अगर एक पार्टी ये समझ रही है कि भाई मेरा हक था जो आपने ले लिया उसमें, तो वो अब प्रोटेस्ट के मुख्तलिफ, अब गवर्नमेंट की हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। जो चीज़ आज हमें खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में नज़र आई, वो आज से 1-1.5 हफ्ते पहले क्यों नहीं नज़र आई? सर मुझे ये बताएं, जो हमें चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में आज नज़र आई, क्या वो कौमी सतह पर हो सकती है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो बड़ी दफा हाथ एक्सटेंड किया गया है। नहीं, तरीक़ेकार देखिए, तहरीक इंसाफ हाथ नहीं पकड़ाती, कहती है नहीं, उसके तरीक़ेकार ये होता है कि फिर आप पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करते हैं। कैसे नीचे लाते हैं? मिनिस्टर्स कम से कम अपनी ज़बान पे काबू करते हैं। एक टास्क दिया जाता है, किसी भी 2 या 3 या 4 लोगों को टास्क दिया जाता है, वो चले जाते हैं, इंगेज करते हैं, बार बार जाके मुज़ाकरात करते हैं। आप अगर जलसे ये एश्योरेंस के साथ आप उनको अलाउ कर देते हैं, चले आके जलसा कर लें, डी चौक पे जलसा करके चले जाएं, या XYZ। हैंडलिंग की सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने वाली बात होती है। ओवर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप पिछले 10-15 दिन से सिवाय इसके कि कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं,
यार अमेंडमेंट होती है, आपकी गवर्नमेंट बच जाती है तो ठीक है, नहीं बच पाती, आपको ये खदशा है कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल ख़त्म हो जाती हैं, क्या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इतना? और कल अगर फ़र्ज़ करें आप अमेंडमेंट नहीं कर पाए सर, लेकिन माजरत के साथ सर, अभी हमने जो देखा, जिस कियोस से हम गुजर के आए, उसका मईशत के ऊपर क्या हशर हुआ, क्या हम वो दोबारा से उसके मुताबिल हो सकते हैं? तो अब हम कौन सा सुप्रीम कोर्ट से क्लैश करके आप कौन सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से जब आप क्लैश में जाएंगे, पॉलिटिकल लॉयर्स बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, एक पॉलिटिकल क्योस डेवलप होगा, तो आप कौन सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे? ये कौन सी रैशनल पॉलिसी है? आपको मंसूर अली शाह साहब से खदशा है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो वो नहीं होंगे। आपने अपने जहन में चीज़ें बैठा ली हैं, हो सकता है हो सकता है ना हो। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी के बारे में भी यही, इससे पहले, तो ये इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती बल्कि ख़राब होती है, और ज़्यादा ख़राब होगी ना सिचुएशन। महमल कुछ कहना चाह रही हैं? अलीना सर, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि देखें, जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ बहुत एक अच्छी, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरीके से, लेकिन वो एक प्रोविंशियल मसला था, जो जाहिर बात है एक फेडरल लेवल पे भी उसके इम्पैक्ट पूरा मुल्क के ऊपर आता है। लेकिन जब पीटीआई से बातचीत की बात होती है, यहाँ पर तो क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी और इसलिए खुश असलूबी से एक अच्छा मसला, और आई होप के एक्चुअली बेहतरी की तरफ जाएं और आगे भी इसके जो डायलॉग के होंगे। लेकिन आप फेडरल लेवल पे देखें ना, उनको पैलेस्टाइन की एपीसी पे बुलाया जाता है, पीटीआई कहती है हमने नहीं शिरकत करनी, यानी कि पैलेस्टाइन तो कोई सियासी मसला नहीं है, वो कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तो मसला नहीं है, वो एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल कॉज है। आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ क्योंकि सब कुछ हो रहा है तो हमने इसका नहीं करना। तो आप इस तरह के जो एक मौके भी मिलते हैं पीटीआई को, वो उसको भी नहीं जो है वो अवेल करती, उसको उधर जाते बिल्कुल अवेल नहीं करते। तो वो तो उनको चाहना चाहिए था, और उस वक्त हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी। जो आप बात वैसे ओवरऑल जो जुडिशरी की हो रही है लीना, देखें जो इफ्तिखार चौधरी साहब मैं साहब कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में तो जो पीपल्स पार्टी के खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। किस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया, किस तरीके से उनके वजीर आजम को उन्होंने निकाला, उन्होंने हुकूमत ही नहीं वो चलने दे रहे थे। शहजाद, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? एक बात तो ये दुरुस्त है जो महमल कर रही है कि ये जो बैठी है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, वो पीटीएम के इशू पर है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि किसी और इशू पर, चाहे वो आईनी अमेंडमेंट हो या इलेक्शन का मामला हो या कोई और इशू हो, उस पर मुझे तो इस वक्त ये सियासी जमातें आपस में साथ बैठते हुए नहीं नजर आ रहे। ये एक इशू पीटीएम का है जो कि ऑब्वियसली रेलेवेंट है टू खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगाई है इसलिए बैठे हैं, अदरवाइज मुझे तो इस बात का इम्कान नहीं नजर आ रहा कि किसी और मामले पे वो उस वक्त साथ बैठेंगे। तो फिर क्या इसका हल हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ग्रीवियंसेस हैं, अब जो लॉयर्स का भी मामला है उसके साथ वो जुड़ने जा रहे हैं, किस तरह से थोड़ी स्टेबिलिटी आए? देखिए, मैंने अपने पिछले जवाब में ये कहा कि तहरीक इंसाफ वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया है। नून लीग जब ये कहती थी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो तो पिछले हमने देखा जो आज तकरीरें हो रही होती हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहबा की हों, शहबाज शरीफ साहब की हों, 3.5 साल वो भी सड़कों पर ही रहे हैं मोर और लेस। तो वो उन्होंने किया है, तहरीक इंसाफ भी यही अमल दोहराएगी। तहरीक इंसाफ ने पहले भी यही गंद किया था, 2017 में आपने देखा था जब वो धरना लेके वहां पे बैठ गए थे। देखिए तो करेंगे आप, देखिए सॉरी पोजीशन होती है, वो तो चाहेगी कि मुल्क में जितना क्योस हो उनको बेनिफिट होगा। ये हुकूमत का काम होता है कि वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट रखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही होती है कि अगर पीटीआई का कोई मामला सेटल भी हो रहा होता है तो वो कोई और महाज खोल लेते हैं अपने लिए। और खासतौर पर ये वाला जो महाज है जो हमें नजर आ रहा है, जैसे अभी आईनी तरमीम के मामले के ऊपर, मतलब ये फियर किस चीज का है? कल आपके प्रोग्राम पे मैंने बात की थी, एक ड्राइंग रूम डिस्कशन है, कोई प्राइवेट महफिल में गुफ्तगू हुई है, उसको खाली आप सामने रखते हुए एक इतनी बड़ी आईनी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिस पर बहस जारी है कि कॉमन लॉ कंट्रीज में वो कितना कामयाब होगा, और वो आप छोड़ दें। जैसे अभी इफ्तिखार चौधरी जो महमल मिसाल दे रही है, इस वक्त क्या बात हो रही है? इजंट इट पर्सन स्पेसिफिक? क्या आपको ये नहीं लगता कि नून लीग एक मखसूस जज चाहती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे अन्य अदालत में हो? क्या बिलावल साहब अब ये खुलकर बात नहीं कर रहे कि अगर एक जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? देखिए ये नहीं, देखिए महमल जो बात कह रही हैं इफ्तिखार चौधरी साहब की, ये मुआहदा किसने किया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था? जब पीपल्स पार्टी उस मुआहदे से पीछे हटी और उसके बाद नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उसके बाद जाहिर है आप खुद उस लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा थे, जो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रही। उसके बाद आपने मुआहदा किया, तहरीरी मुआहदा किया, बूरबन में उसका ऐलान किया,
उसके बाद आप उस माहे से विड्रॉ कर गए, जब विड्रॉ कर गए तो एक क्लैश सी सिचुएशन बन गई। उसके बाद आपने इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो आपने तो अननेसेसरी, अगर वो खदशात थे तो वो उसी वक्त होने चाहिए थे, फिर मायदा नहीं करना चाहिए था। बड़े खदशात का अपने पिछले तज्जियों में इजहार कर चुके हैं इस आईनी अमेंडमेंट से मुतल्लिक, और अगर ये पास हो जाती है तो फिर क्या होगा। भट्टी साहब अभी साथ बैठने की बात कर रहे थे, महमल और शहजाद ने अपनी राय दी कि क्यों माहौल इस वक्त ज़रा तल्ख है। आप क्या सजेशन देते हैं सर, फिर क्या हल हो, किस तरह से कुछ नॉर्मलसी लाई जा सकती है? जे गल साढ़े ते ही आ गई है मैडम शेख, तो फिर तो रहन दे, तो फिर क्लोजिंग ही करते हो। फिर सुलह कर लो। नहीं ठीक कह रही है मैडम शेख आप, बिल्कुल ऐसी बात है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो चुका है, होता रहा है हर जमात के साथ, लेकिन मैं जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों में किसी पार्टी के साथ इतना कुछ नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। और जो हुकूमत मजीद करने जा रही है, अगर कहीं रुक जाती ना हुकूमत तो हो सकता है माहौल बेहतर हो जाता, लेकिन हुकूमत की तो अभी बास्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान पे बगावत का मुकदमा बनाना है, पाकिस्तान की बास्केट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन को भी तो फिर अपनी सियासी हिकमत अपनी ज़रा देख के बनानी चाहिए ना, ताकि काउंटर कर सके। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इसमें इस हक में हूँ कि कम अज़ कम वहाँ जहाँ मुल्क का मामला हो या कोई मुश्तरका मामला हो, वहाँ कम अज़ कम इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपने उनका मैंडेट ले लिया, इक़्तिदार में आ गए, अब कम अज़ कम कोई जस्टिफिकेशन तो करो ना। अब देखें यानी क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर मखसूस नशिस्तें उनको दे दी जाएँ, क्या आपकी हुकूमत गिर जाएगी? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे जो उल्टी आपके गले में फंस जाएगी, तो क्या फर्क पड़ता है, दे दो। अगर क्या फर्क पड़ता है, थोड़े से माहौल बेहतर। बिलावल साहब की बयान पे बात कर रहे थे, आप थे नहीं, लेकिन इसका जरा अपनी राय तो बताएं। बिलावल साहब ये समझते हैं कि बड़ी सीधी सीधी सहूलतकारी हुई मखसूस नशिस्तों के मामले में, क्योंकि अदालत नहीं चाहती कि अदालती इस्लाहात हों। उन्होंने तो बल्कि जजेस की तरफ इशारा किया कि मखसूस जजेस हैं, किस तरह से वो मावराए आइन मावराए कानून फैसले देते हैं जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है, और उनके मुताबिक मंसूर अली शाह साहब उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो ये जो तासुर है बिलावल साहब का, ये जो उनकी बात है, ये आपको क्या लगता है जायज़ है? पहली बात तो वो शहजाद इकबाल साहब ने बात कर दी ना कि एक ही सांस में आप कहते हैं कि सहूलतकार फलाने जज हैं, और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि साढ़े पसंदीदा होने चाहिए। अच्छा, यानी या तो आप कहें ना कि आपने एक नारा मारा हो कि गैर जानबदार जज होने चाहिए, आप तो अपनों पे लगा के बैठे। और दूसरा जो मुझे एक समझ नहीं आई कि खैर बिलावल भुट्टो की कभी भी समझ नहीं आई कि मंसूर अली शाह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप बताएं किसी मंसूर अली शाह ने कभी कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किरदार एक था पाकिस्तान तोड़ने में, और उसके बाद बाकी मानदा पाकिस्तान पे वो जब हुक्मरान बने थे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मुल्क को? किसी जज साहब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी हैं तो ये मुल्क को चला नहीं पाएंगी? किसी जज ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जिन पर भांत भांत के इल्ज़ामात हैं वो पहली या दूसरी मरतबा सदर बनने लगे, तो कहा कि ये सुप्रीम कमांडर बनने के अहल नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।